हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्सिंग मैनेजमेंट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आज हम लोग पार्ट यानी कि प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम्पल समझेंगे इसके अंतर्गत, क्या क्या इनके यूजेस होते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको, लिमिटेशंस कौन कौन से होते हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को भी मिलेगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो पर्ट, जिसको हमने प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसी को याद रखिएगा बेटा, प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, चाहे प्रोग्राम कह लीजिए चाहे प्रोजेक्ट कह लीजिए, ठीक। तो प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय बूच, एलन एंड हैमिल्टन इन 1958 अंडर यूएस नेवी प्रोजेक्ट पोलरिस सबमरीन मिसाइल, ठीक है। तो 1958 में हमारे तीन साइंटिस्ट थे, बूच, एलन और हैमिल्टन। इन्होंने यूएस नेवी प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट बेटा क्या था, पोलरिस सबमरीन मिसाइल थी। तो इसके लिए इन्होंने जो है पर्ट टेक्निक को डेवलप किया। कब किया बेटा? 1958 में। किन किन ने किया था? बूच, एलन और हैमिल्टन, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल समझ लें, ठीक है, इससे आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कोई आपको बर्थडे जो है, किसी बच्चे का बर्थडे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो उस प्रोग्राम को यानी कि जो बर्थडे प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप प्लानिंग करोगे, ठीक है। उसको ऑर्गेनाइज करना है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कुछ ना कुछ उन एक्टिविटीज़ में टाइमिंग भी लगेगी, उनको कंट्रोल करके भी रखना है कि हमारा जो फाइनल टास्क है बर्थडे का वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो पार्ट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ये बेटा क्या है कि हमारा मैनेजमेंट टूल होता है, प्रबंधन टूल है, यूज टू प्लान, ठीक, किसी भी प्रोग्राम को प्लान करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में और उसको कंट्रोल करने में, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट कहते हैं। तो इट हेल्प्स विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, देयर डिपेंडेंसीज एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच टास्क, इंश्योरिंग टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो इसमें हम क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखते हैं, तो याद रखिएगा, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है उनका हम सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है। एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस देखेंगे, और जो एक एक्टिविटी या जो दूसरी एक्टिविटी है, ठीक, क्या दूसरी एक्टिविटी पहले एक्टिविटी पर डिपेंड कर रही है, ठीक, वो चीज़ हम देखेंगे। प्रत्येक एक्टिविटी का टाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, टाइम देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और देखना चाहिए अगर आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये पार्ट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इसमें सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? प्रोग्राम को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी इसमें एक्टिविटीज़ शामिल होंगी? तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका एक अपना एक सीक्वेंस होगा। कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, क्या उनका टाइम, प्रत्येक एक्टिविटी का क्या टाइम उसने जो है कंज़्यूम किया है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें चेक करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तभी वो प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे इसके स्टेप्स के। तो सबसे पहला क्या है हमारा? आइडेंटिफाई टास्क, यानी कि कोई भी एक्टिविटी है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो लिस्ट ऑल द टास्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट, मान लीजिए बर्थडे है, तो अब बर्थडे को कंप्लीट करने के लिए जितने भी उसके अंतर्गत जो टास्क हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम पहले क्या करेंगे? लिस्ट आउट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, क्या क्या लिस्ट हमें बनानी है, ठीक। दूसरा क्या है? डिटरमाइन डिपेंडेंसी, फाइंड विच टास्क डिपेंड ऑन अदर्स। अब दूसरे स्टेप में क्या है कि एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पर किस प्रकार जो है डिपेंड करती है, वो हम चेक करेंगे यहाँ पे, या वो देखेंगे हम, ठीक। तीसरा एस्टिमेटेड टाइम, ठीक है। तो यूज 3 टाइम एस्टिमेट्स। यहाँ पे जो हम टाइम का एस्टिमेट करेंगे, अनुमान लगाएंगे, तो यहाँ पे 3 प्रकार से जो है समय का हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा ऑप्टिमिस्टिक, जिसको हम वो कहते हैं, द शॉर्टेस्ट टाइम द टास्क माइट टेक इफ एवरीथिंग गोज परफेक्टली। अगर सब कुछ अच्छा है, ठीक है, तो यह एक मिनिमम समय होता है, ठीक है। अगर मिनिमम समय में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको हम ऑप्टिमिस्टिक कहेंगे, ठीक। वहीं दूसरा क्या होता है हमारा? मोस्ट लाइकली, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट कहते हैं, द नॉर्मल टाइम इट
शुड टेक अंडर यूजुअल कंडीशन, ठीक है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य परिस्थिति में जो भी लगने वाला समय होगा उसको हम बेटा क्या कहेंगे, मोस्टली लाइकली कहेंगे, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। तीसरा हमारा होता है पैसिव मिस्टेक, जिसको हम निराशावादी समय कहते हैं। द लॉन्गेस्ट टाइम इट माइट टेक इफ थिंग्स गो रॉन्ग, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो याद रखिएगा, स्वाभाविक बात है, उसमें समय कितना बेटा लगेगा, लंबा समय लगेगा, ठीक है। चलिए, these estimate help calculate the expected time using the formula। अब हम expected time के लिए एक फार्मूला होता है, तो याद रखिए क्या होता है, expected time इक्वल टू होता है O प्लस 4m+p/6, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली प्लस पैसिमिस्टिक अपॉन 6। क्लियर है। अगला स्टेप होगा हमारा क्रिएट ए नेटवर्क डायग्राम। अब जब आपने लिस्ट क्रिएट कर ली है कौन कौन सी चीज़ें डिपेंडेंसी है, यानी कि एक दूसरे पे, एक टास्क दूसरे टास्क पे कौन कौन सा डिपेंड है, वो हमने चेक कर लिया, हमने टाइम एस्टिमेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम को क्रिएट करेंगे एक नेटवर्क की तरह, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से भी बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। तो रिप्रेजेंट टास्क एंड द डिपेंडेंसी विजुअली। अब यहाँ पे क्या है कि जो हम नेटवर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारी टास्क हैं वो हम इसमें डिनोट करते हैं, और कौन सा टास्क दूसरे टास्क पर डिपेंड है वो हम यहाँ पे जो है क्रिएट करते हैं चित्र में, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट क्रिटिकल पाथ। तो आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क विच डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, हम कैलकुलेट करेंगे क्रिटिकल पाथ की, और कैसे करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है यहाँ हम लोग जो है डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी न्यूनतम अवधि यहाँ पे तय करता है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर प्रोग्रेस, ठीक है, कंटिन्यूसली ट्रैक एंड एडजस्ट द प्लान एज रिक्वायर्ड, ठीक है। प्रगति यहाँ पे हम लोग निगरानी करेंगे, जो हम प्रोग्राम हमने क्रिएट किया है, जो टास्क हमने क्रिएट किए हैं उसको हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। पार्ट जो चार्ट होता है हमारा, उसका क्या स्ट्रक्चर है। ये पार्ट चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंट वेयर नोट्स एंड एरोस। यहाँ आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी बेटा, एक होता है नोट्स जिसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट टास्क और इवेंट। जो नोट्स यानी कि जो ये सर्कल होता है बेटा, वो किसको डिनोट करेगा, आपको टास्क या आपके इवेंट्स को डिनोट करेगा, ठीक है। वहीं जो एरो होता है वो किसको डिपेंड करता है, आपकी डिपेंडेंसी, यानी कि कौन सी चीज़ किस पर निर्भर करती है या उसके सीक्वेंस को निर्भर करेगा। मान लीजिए एक सीक्वेंस ये हो गया, ठीक है, मान ली ए से बी, ठीक। अब बी जो है वो ए पर डिपेंड कर रहा है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरे आप सीक्वेंस भी देख रहे हैं, यहाँ से ए से बी हो गया, बी से इसी प्रकार सी होगा, ठीक है, बी से सी हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको सीक्वेंस भी बताएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल, ठीक है। तो पार्ट चार्ट का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैरिज वेन्यू, ठीक है। तो अब मैरिज वेन्यू से मतलब क्या बेटा, यहाँ पे मैरिज हॉल से है, ठीक है। तो इसमें कुछ टास्क भी होंगे आपको, ठीक। मैरिज हॉल आपने लिया है, आपने सर्च किया, तो क्या क्या इसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे मैरिज वेन्यू के लिए। तो सबसे पहला क्या है हमारा, रिसर्च वेन्यू, यानी कि रिसर्च वेन्यू से मतलब क्या है, मैरिज हॉल जो आपके लिए सबसे सुटेबल हो, आपके पास में हो, उसको हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो उसको हमने कितना क्या नाम दे दिया, उसको हमने ए नाम दे दिया, ठीक है, उसको हमने ए एक्टिविटी नाम दे दिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ड्यूरेशन कितना लगा, 3 दिन का आपको समय लगा इसका, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा टास्क क्या हुआ, विजिट वेन्यू। मान लीजिए आपने सर्च कर लिया, आप उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको जो है विजिट करने जाएंगे, देखने जाएंगे कि जो हमने सर्च किया है, ठीक है, नेट से हमने जो सर्च किया है वो वेन्यू, वो जो मॉल है कि सॉरी जो हमारा मैरिज हॉल है वो कैसा है, ठीक है। तो उसको हमने किससे डिनोट किया है, टास्क बी से हमने उसको डिनोट कर दिया। उसको ड्यूरेशन कितना लगा बेटा, 4 दिन का लगा, ठीक है। अच्छा, अब ये डिपेंड किस पे करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। भाई सीधे-सीधे आप मैरिज जो है डायरेक्ट तो एकदम विज़िट नहीं करने जाओगे ना, सबसे पहले क्या करोगे, सर्च करने जाओगे। तो यानी कि जो बी है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी यहाँ पे क्या हो गई, ए हो गई हमारी डिपेंडेंसी, ठीक है। अगला क्या है, फाइनलाइज़ वेन्यू। आपने विज़िट किया, ठीक है, मैरिज हॉल को आपने देखा अच्छी तरह से, आपको जो है पसंद आ गया, आपने उसको फाइनल कर लिया, तो उसको ये क्या हो गया, हमारा टास्क सी हो गया।
अब ये टास्क सी हो गया, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? बी पे, क्योंकि आपने विजिट किया है ना, विजिट कर चुके हो आप ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। तो यानी कि जो सी है वो बी पर डिपेंड करेगा। कितना टाइम लगा है आपको फाइनल करने में? उसको 2 दिन का समय लगा है। क्लियर है? चलिए, अब आपका जो मैरिज हॉल था आपने उसको क्या कर लिया? फाइनलाइज कर लिया। फाइनलाइज करने के बाद में आप क्या करोगे? उसका डेकोरेशन करोगे, सेटअप करोगे। तो उसको हमने डी टास्क दे दिया है। कितने दिन लगेंगे इसमें बेटा? 5 दिन लगेंगे। स्वाभाविक बात है, ज़्यादा दिन लगेंगे ठीक है, सजाने जाने में। अब यहाँ पे जो ये डी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? सी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? स्वाभाविक बात है। आपने जो है जो मैरिज हॉल आपने फाइनलाइज किया था, तभी तो आप डेकोरेशन कर पाओगे। तो इसका मतलब जो डी है वो हमारे किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्या है? कैटरिंग। कैटरिंग में यही खाने पीने की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ई पर, इसको जो टास्क का नाम दिया हमने, ई टास्क दिया है। इसका ड्यूरेशन कितना होगा? 3 दिन का होगा। और ये किस पर डिपेंड करेगा? सी पर डिपेंड करेगा। यानी कि सबसे पहले ये होगा कि आपने मान लीजिए कोई भी मैरिज हॉल को फाइनलाइज कर लिया। फाइनलाइज करने के बाद में आप पहले सबसे बाद में क्या करोगे? उसके मतलब उसके बाद में क्या करोगे? उसका सजावट वजावट करोगे। ये तो है नहीं कि डायरेक्ट कैटरिंग करोगे इसके बाद सजावट करोगे, है ना? ऐसा तो होता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सजावट करेंगे। सजावट के बाद में कैटरिंग की व्यवस्था देखते हैं। तो यानी कि जो हमारा ई प्रोग्राम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? सी पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्या है? फाइनल प्रिपरेशन। अब फाइनल प्रिपरेशन से मतलब क्या है? यहाँ पे लास्ट पूरा प्रोग्राम हमारा सेटअप हो गया, कैटरिंग की व्यवस्था हो गई, ठीक है। तो पूरा ड्यूरेशन इसको कितना लगा यहाँ पे? 2 दिन का समय लगा हुआ है, ठीक है। और जो एफ, इसको हमने एक्टिविटी क्या नाम दिया बेटा? एफ एक्टिविटी दिया है, ठीक। जो एफ एक्टिविटी है वो किस पर आपका डिपेंड करेगा? डी और ई पर जो है डिपेंड करेगा। यानी कि जो एफ एक्टिविटी है, एफ एक्टिविटी क्या है? आपका डेकोरेशन सेटअप भी हो गया और आपकी कैटरिंग भी हो गई। तो ये आप देख रहे हैं कि जो एफ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? डी और ई पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये चार्ट, ठीक है। तो आज जैसे कि मैंने बताया था, ये क्या होगा? हमारे नोट्स हो गए। और जो आप एरो देख रहे हैं ये क्या होगा? हमारे, देखिए यहाँ पे एरो जो है किसको बता रहा है? डिपेंडेंसी को बता रहा है और सीक्वेंस को बता रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया? मैरिज वेन्यू, ठीक। ए क्या था हमारा? रिसर्च वेन्यू, जिसको 3 दिन लगे थे, ठीक। बी क्या था हमारा? हमने जो हमारा मैरिज ब्यूरो था उसको हमने विजिट किया था, जिसको हमें 4 दिन का समय लगा, ठीक। सी क्या है? फाइनलाइज, हमने उस मैरिज हॉल को हमने फाइनलाइज कर लिया कि हाँ अब हम जो है प्रोग्राम इसी पे सेटअप करेंगे, ठीक है। तो उसको कितना दिन लगा था? 2 डेज लगा था, ठीक। अब जो है ये देखिए यहाँ पे सी जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक। तो जो कौन कौन से? एक आपका डी और एक ई, ठीक है। तो डी है वो क्या है? डेकोर सेटअप का था, ठीक है, जिसको हमने किससे डिनोट किया था? डी से डिनोट किया था, आपको 5 दिन समय लगा था। वहीं ई क्या था? हमारा कैटरिंग का था, जिसको 3 दिन का समय लगा था, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी एक्टिविटी जो आगे होती है, ठीक है, वो हमेशा पहले वाले पे डिपेंड रहती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो डी है और ई है वो किस पे कंप्लीट हो रहा है बेटा? ऐप पर, यानी कि फाइनल प्रिपरेशन पे, ठीक है। और फाइनल प्रिपरेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा था? हम अभी मैंने आपको चार्ट में भी समझाया था, डी और ई पे, ठीक है। इस प्रकार जो है हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ये एंडिंग हो जाती है इसकी, यानी कि पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। क्लियर है? चलिए, चलिए अब हम बात करेंगे क्रिटिकल पाथ की, किस प्रकार कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला क्या हमारा? आइडेंटिफाई पाथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाथ को आइडेंटिफाई कहते हैं करेंगे यहाँ पे, जो भी आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमने अभी नेटवर्क डायग्राम बनाया था उसमें आपको 2 पाथ देखने को मिल रहा है। एक हमारा पाथ 1 हो जाएगा, ABCDF, ठीक, एक ये पाथ हो गया। दूसरा पाथ क्या था? ABCEF, ये पाथ हो गया दूसरा, ठीक है। अब कैलकुलेट ड्यूरेशन फॉर ईच पाथ, प्रत्येक पाथ का अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो पाथ ए जो था हमारा, ए कितना समय ले रहा था? 3 दिन का। बी जो है कितना समय ले रहा था? 4 दिन का। सी 2 दिन का। डी जो है 5 दिन का ले रहा था। एफ जो है 2 दिन का ले रहा था। टोटल कितना हो गया? 16 डेज। इसी प्रकार पाथ 2 का हम ड्यूरेशन देख रहे हैं। तो ए कितना ले रहा था? 3। बी कितना ले रहा था? 4 दिन का समय। सी कितना ले रहा था? टास्क 2 दिन का ले रहा था। ई टास्क कितना ले रहा था? 3 दिन का। एफ कितना ले रहा था? 2 दिन का। तो टोटल कितना हो गया? 14, ठीक है। और क्रिटिकल पाथ में हमने क्या पढ़ा था?
लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन बेटा क्या होगा यहाँ पे 16। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ, द क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ। तो लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, एज इट डिटरमाइन द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है यहाँ पे बेटा 16 डेज है, यही हमारा क्या होगा क्रिटिकल पाथ होगा। This means all tasks on the critical path must be completed on time to ensure the project finishes within 16 days। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्रिटिकल पाथ सबसे लंबे ड्यूरेशन का होगा 16 डेज का, वही प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, लास्ट में वही कंप्लीट होगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के, क्या क्या यूज़ हैं। तो शेड्यूलिंग टास्क इन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, जो भी स्वास्थ्य परियोजना होती हैं हमारे, उनमें कार्यों के समय का निर्धारण करने के लिए हम PERT का यूज़ करते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो भी हमारे हॉस्पिटल संबंधित मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके मॉनिटरिंग के लिए कितना प्रोग्रेस हुआ है, वो हम उसकी निगरानी करने के लिए PERT का यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस के, क्या क्या इनके एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला क्या हमारा, लर्न बेटर प्लानिंग। ठीक है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या अच्छा सीखने को मिलता है, तो आप प्लानिंग करना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। ठीक है, लर्न टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम का किस प्रकार प्रबंधन किया जाता है वो हम इससे सीखते हैं। ठीक है, इम्प्रूव मॉनिटरिंग, और इससे क्या होता है, मॉनिटरिंग करना भी इम्प्रूवमेंट सीख जाते हैं कि मॉनिटरिंग किस प्रकार की जाती है, तो वो इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स इन रिसोर्सेज एलोकेशन लाइक टाइम, स्टाफ एंड मटेरियल इफिशिएंटली। ठीक है, इसके द्वारा जो हम लोग टाइम, स्टाफ, जो भी हमारे इससे संबंधित जो मटेरियल है, ठीक है, तो संसाधनों का किस तरह प्रभावी रूप से सही उपयोग किया जाए। अब संसाधन यहाँ पे क्या है बेटा, अब संसाधन कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका टाइम हो गया, मान लीजिए स्टाफ हो गया, ठीक है, मटेरियल हो गया। ठीक है, तो इन संसाधनों का किस प्रकार आप यूज कर रहे हैं प्रभावी रूप से, इफेक्टिवली, तो ये इसका मुख्य एडवांटेज है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं लिमिटेशंस के। तो सबसे पहला क्या है, टाइम कंज्यूमिंग फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। जो लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है बेटा, इसमें टाइम की ज़्यादा खपत होती है, ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। ठीक, दूसरा क्या है, रिक्वायर्स प्रिसाइज एस्टिमेशन विच मे बी चैलेंजिंग। रिक्वायर्स प्रिसाइज टाइम एस्टिमेशन, जो यहाँ पे समय का जो अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स फॉर बिगनर्स टू अंडरस्टैंड, जो बिगिनर्स हैं उनको समझने के लिए ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स जो है टेक्निक है ये। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।